नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा संगम व चांदी मैम चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम सीखेंगे अभ्यास। हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था और ये एक अभ्यास बचा हुआ था। तो आज ये अभ्यास हम पढ़ेंगे। तो पहला में है गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है गुणज और गुणनखंड। तो एक हम कॉपी ले लेते हैं, उस पर अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला हम लिखेंगे गुणज के बारे में, गुणज होता क्या है। ठीक है, तो गुणज मिस होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणज हो गया आपको मल्टीप्लाई। मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, गुणज का जो परिभाषा है यहाँ पर हम लिखेंगे। गुणज की परिभाषा दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा कर नई संख्या प्राप्त किया जाता है, उसे हम गुणज कहते हैं। ठीक है, उसे गुणज कहते हैं। ठीक है, अब इसका ये समझ लेंगे, एग्जाम्पल से भी हम समझ लेंगे कि ये गुणज क्या होता है और कैसे किया जाता है, कैसे नई संख्या हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए 18 का। ठीक है, तो जैसे 18 है तो समझ लीजिए, एक सिंपल सा समझ लीजिए 18 का पहाड़ा। ठीक है, 18 के वो गुणज कहलाएंगे। जैसे हो गया 18, 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, और ये जितना तक जाएंगे, ये 18 का गुणज हो, ये इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये अनंत तक जाते हैं। ये साइन जो है इनफाइनाइट का है, ये जो अनंत तक जाके हैं, इसका कोई अंत नहीं है। 18 की गुणज का कोई असीमित है, ये कोई भी इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ये असीमित है। ठीक है, फिर एक और हम ले लेते हैं, जैसे 12 ही हम ले लेते हैं। तो 12 का पहाड़ा हम ले लेते हैं। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चुका 48। ऐसे ही ये अनंत तक चला जाएगा, जहाँ तक हम जाना चाहें। इसको असीमित है। 12 के जितने भी गुणज होंगे 12 के टेबल में भी आ जाएंगे, उससे आगे भी आ जाएंगे। ये अनंत हो गया, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब हम गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड कैसे हम, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड की परिभाषा हम पहले देख लेंगे। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड मतलब कि फैक्टर ये हो जाता है दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग सके। ठीक है, जिस संख्या से भाग लग सके उसे हम गुणनखंड कहते हैं, उसे गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, अब इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 18 का एग्जाम्पल लिए थे, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 का ही। ठीक है, तो जैसे हो गया 18, तो 18 को हम किस किस से भाग दे सकते हैं। तो 18 को 1 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, फिर 2 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, 2 नमा 18। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में आ जाएगा 18, बिल्कुल आ जाएगा। 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा। फिर किससे लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। अब किससे लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा, नहीं 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लग जाएगा। ठीक है, अब ये 9 पर चला आया है, और उसके बाद 10 से नहीं लगेगा, 11, 12, 13, 14 ये सबसे नहीं लगेगा, सीधे लग जाएगा 18 से, ये खुद से लग जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही आधा पर आ जाए, ये 9 दूनी 18, तो ये समझ जाइए कि अब ये खुद से ही लगेगा।
तो ये हो गया कि ये इसके जो फैक्टर है, इसके जो गुणनखंड है वो 6 है। ठीक है, 18 के जो गुणनखंड है वो हमारे 6 है। ठीक है, अब 12 का भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 12 किससे लग जाएगा? 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 3 से फिर 4 से लग जाएगा और 6 से लग जाएगा। अब ये आधा पर आ गया यानी 6 दूना 12। ठीक है, अब खुद से ये लग जाएगा यानी 12 से लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया गुणज और गुणनखंड में अंतर। ठीक है, तो इसमें तो गुणज में हो जाता है कि आप पहाड़ा बता सकते हैं। ये समझ लीजिए एक टेबल हो गया, पहाड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देख लीजिए कि ये गुणनखंड है। तो यही अंतर है दोनों में। ठीक है, तो पहले का अंतर समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 51 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए 51 और 100 के बीच हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन 51 और 100 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो हो जाएगा 53, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 89 और 97। ठीक है, तो ये हम 51 से 100 के बीच ये अभाज्य संख्या हो जाएगा जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं गुणनखंड। पहले भी हम बता चुके हैं आपको अभाज्य गुणनखंड, फिर भी बता रहे हैं। तो पहला है 424, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 424 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो निकाल लेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये लग जाएगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 बैठेगा, है ना। उसके बाद ये 2 छक 12 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब ये 53 तो अभाज्य है, तो अब ये लगेगा नहीं किसी से, तो लेकिन फिर भी 53 से हम लगा देते हैं, एक बार में चला जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 53। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 2 पर ऐसे 3 लिख कर और 53 ऐसे, ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पहला का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 525। तो 525 का हम ले लेते हैं। 525, तो 525 लग जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 2 आ गया, 3 सते 21, हाँ 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सते 35। फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 सते 35। अब ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी हम लिख लेंगे ऐसे, 7 से लगा सकते हैं, 7 एकम 7। यहाँ 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 5 स्क्वायर लगा देंगे और 7। तो ये हमारा दूसरा का गुणनखंड हो गया है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा है 728। तीसरा है 728, इसको ले लेते हैं। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौका 8। अब ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। और फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 नवे 18, 2 एकम 2। अब ये किससे चला जाएगा देख लीजिए, 7 से चला जाएगा, 13 सते 91।
अब ये 13 से एक बार में 13 एकम 13, तो चलिए लिख लेते हैं इसको फिर। 2 गुने 2 गुने 2 3 हो गया, 2 गुने 7 गुने 13, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे इसको 2 पर भी लिख सकते हैं आप, 2 पर 3 गुने 7 गुने 13, तो ये हो गया तीसरा का। चौथा देख लीजिए, चौथा है 378, ठीक है। चौथा है 378। 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नमा 18। फिर 3 से चला जाएगा, 3 छक 18, 3 तिया 9। फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 सते 21। अभी ये लास्ट हो जाएगा 7 एकम 7। तभी फिर से लिख लेते हैं इसका मल्टीपल। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 गुना 3 है, फिर एक 7 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 1 2 3, 3 पर क्यूब डाल देंगे और 7, तो ये हो गया मल्टीपल, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है 4, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। हम आपको एचसीएफ निकालना पहले भी बता चुके हैं, तो चलिए एक बार और बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। इसमें है कुछ भी नहीं है। तो 4 का पहले निकाल लेंगे, 4, तो 4 का एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 12, तो 12 का हो जाएगा 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या है, 18 बच गया है, तो 18 का हम ले लेंगे, 2 नवा 18, 3 तिया 9, ठीक है। अब इसका हम ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसका ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन तो इसमें 2 ही नज़र आ रहा है, तो इसको हम निकाल लेंगे, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 जो हमारा है वो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां है 3, 9 और 36 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो सेम वही चीज़ है, चलिए बता देते हैं आपको कैसे बनाना है। वैसे जैसे 4 बनाए हैं वैसे ही 5 भी बनाना है। तो देख लीजिए, 5 है, 3 का ले लेंगे एचसीएफ, 3 एकम 3 हो गया। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही हल्का है। ये ले लेंगे, 3 तियाई 9। फिर क्या है, 36 है, 36 लिख लेते हैं। 2 से चला जाएगा 18 बार में 36, फिर 2 से चला जाएगा 9 बार में 18, फिर 3 से चला जाएगा 3 बार में 19। तो इसका हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, इसका लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, इसका लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसमें देखिए सबसे तीनों में कॉमन कौन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो तीनों में जो 3 है, तो तीनों में से एक एक हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दिख रहा है इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये भी हम ले लेंगे, एक ये भी ले लेंगे। और 2 2 है तो इसमें नहीं होगा, सॉरी ये 3 गुना 1 है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये एक ही था तो ये आपको नहीं लेना है, तो सिर्फ ये कट कर दीजिए। ये 3 3 3 3, इसमें 3 है तो इसका जो आंसर होगा वो 3 ही होगा, ठीक है। तो छठा है भाग विधि द्वारा 6, 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। छठा है 6, 7 और 8, तो इसको हम निकाल लेते हैं। पहले 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 7 तो जाएगा नहीं, 2 चौका 8। अब आपको इसमें कोई भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसको सीधे से उतार ले लेंगे सबको। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सते 42, 42 चौका 168, ठीक है। 168 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। छठा भी बन गया हमारा, बहुत सिंपल सा था। 7वां है
5, 6, 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5, 6 और 9 का। ठीक है, 7वां का 5 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 एकम 5 हो गया है। अब है 6, तो 6 का निकाल लेते हैं। 2 से चला जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6 और 9। 9 का निकाल लेते हैं, तो 3 तिया 9। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए ये क्या आ जाएगा, 5 गुना 1, ये आ जाएगा 2 गुना 3, ये आ जाएगा 3 गुना 3। तो इसमें से देखिए जो सम में है वही निकालेंगे। ये 5 इस दोनों में नहीं है तो ये नहीं लेंगे, 2 इस दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे, तो 3 है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ ले लेंगे 3 को। ठीक है, 3 निकाल लेंगे, और जो इसमें गुणनखंड के साथ लघुत्तम जब निकलता है तो जो बच गया उसको भी ले लेना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये 2 लिख लेते हैं, 2 गुने ये एक 3 है तो ये एक 3 ले लेते हैं, फिर ये एक 3 भी बच गया है तो इसको भी हमें लेना होगा, और ये एक 5 बच गया है तो इसको भी लेना है। ठीक है, तो ये ऐसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ऐसे हम लघुत्तम निकालेंगे। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 150 आपको। तो चलिए 7वां बन गया है। 8वां क्या है, 11, 22 और 121 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये भी बन जाएगा 11, 22, 121। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक बना लेते हैं इससे। ये सीधे इससे 11 से ही चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये 11 बार में चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा 11 गुने 2 गुने 11। देख लीजिए क्या आ जाएगा, 11 दूने 22, 22 का अगर 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 242। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया है, सब बन गया है। अब ये देख लीजिए 9वां बचा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं, तो संख्याओं के जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होते हैं उसे हम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पेंसिल हम ले लेते हैं, पहले पेंसिल से हम लिख लेते हैं। इसमें हो जाएगा संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक कहा जाता है, समापवर्तक कहते हैं। दूसरा है संख्या अपने अपवर्तकों से, तो संख्या जो है अपने अपवर्तकों से हमेशा बड़ी या बराबर होती है। ठीक है, तो लिख देंगे बड़ी या बराबर। ठीक है, बराबर होती है। ठीक है, तीसरा है संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसमें एलसीएम ही सीधे डाल लीजिए, LCM। ठीक है, LCM कहते हैं। तो आज का ये प्रश्न हमारा हल हो गया है। तो कैसी लगी आज की क्लास, आगे के क्वेश्चन के लिए आगे के चैप्टर 5 चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हुआ हो। तो आगे के चैप्टर के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना, आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।